मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है हिंदी भाषा व्याकरण एवं संप्रेषण, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ये उसका वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें जो मॉडल पेपर मैंने आपको कराया था उसका कंप्लीट रिविजन मैं कराऊंगा। इसमें अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और आपके सामने जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो का भी प्लेलिस्ट का लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर जरूर से डाउनलोड देख लेना। और दूसरे वीडियो और फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे चल रही है सेल, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके अगर कोई भी चीज़ खरीदोगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो तुरंत जाकर खरीदारी करो अभी के अभी। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है खंड ए का, भाषा की किन्हीं दो विशेषताओं पर बताइए। तो भाषा की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताना है। पहला है, भाषा क्या होती है, एक सामाजिक संपत्ति होती है जो समाज में बनती है और समाज में ही विकसित होती है। तो भाषा की दो विशेषताएं क्या होती है, जो भाषा है वो एक प्रकार की सामाजिक संपत्ति की तरह काम करती है, जो कहाँ पर उत्पन्न होती है, समाज में ही उत्पन्न होती है और समाज में ही वो विकसित होती है। मतलब समाज में उसका निर्माण होता है और समाज में वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भाषा परिवर्तनशील है, इसमें समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो भाषा की बात करें, ये परिवर्तनशील है एक प्रकार की, जो समय के साथ उसमें क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। जैसे कि आज के समय आप जो भाषा का उपयोग करते हो, है ना, अब देखो इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया का उपयोग से कुछ नए शब्द उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं ना, नए भाषाओं का उपयोग होता चला जा रहा है। पहले हिंदी अलग थी, पहले समाज में संस्कृत भाषा बोलते थे, फिर क्या प्राकृत भाषा बोलने लगे और फिर खड़ी बोली का उपयोग में करने लगे, और अब धीरे धीरे जब अंग्रेज वगैरह है तो उसमें इंग्लिश भी जुड़ गई थी। तो यही है, भाषा क्या एक प्रकार की परिवर्तनशील है और समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहते हैं। अगला है, स्वर और ध्वनि में क्या अंतर होता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है जिसे बोला और सुना जाता है। तो ध्वनि की बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये ध्वनि है, ये क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, और इसे क्या है, बोला और सुना जा सकता है। तो ध्वनि को क्या किया जा सकता है, आप बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है, ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जो अपन वर्ण है वो कैसा लिखित रूप है, जैसे कै, ख, ग, अपन ये सब लिख रहे हैं, ये क्या है, वर्ण है, और ये कैसा होता है, आपके सामने लिखित रूप होता है। यानी ध्वनि को लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ण कहा जाता है। तो ध्वनि तो वो होती है जो अपन बोलते हैं वो ध्वनि हो गई, और जिन जो बोले हुए शब्दों को अपन लिख देते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, सप्त ऋषि शब्द का आपके सामने संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों सप्त ऋषि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, सप्त प्लस ऋषि क्या बनता है आपके सामने, सत प्लस ऋषि जो शब्द है वो बनता है, और ये किसका होता है, गुण संधि का उदाहरण है। सप्त प्लस अलग हो जाएगा, प्लस आपके सामने जो ऋषि है वो इससे जुड़ा होता है वो अलग हो जाता है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण आपके सामने। अगले वाला है, प्रति उपसर्ग लगाकर कोई शब्द बने। तो प्रति आपके सामने उपसर्ग लगाकर अपन दो आपके सामने क्या बना, शब्द बनाने हैं। तो क्या बनेगा, प्रति प्लस दिन, क्या बनेगा, प्रतिदिन बनेगा, प्लस प्रति प्लस कुल, क्या बनेगा, प्रतिकूल। प्रति प्लस कुल है वो आपके सामने बनेगा। तो देख लेना, प्रतिदिन और प्रतिकूल है, और किसी के भी आप पूछ सकता है, जरूरी नहीं प्रति के पूछे जाए, लेकिन लगभग चांस है कि प्रति का ही पूछेगा वो। अगला है, वाक्य शुद्धि से आप क्या समझते हो। वाक्य शुद्धि का अर्थ होता है वाक्य में व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे वर्तनी, शब्द, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की गलतियों को सुधार कर उसे सही और सार्थक बनाया जाए। वाक्य शुद्धि क्या होती है, कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है, कोई भी वाक्य पूरा का पूरा लिखा जाता है, उसमें वाक्य में व्याकरण से संबंधित जो अशुद्धियाँ देखने को मिलती है, जैसे वर्तनी हो गई, शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया हो गई, इन सब की जो गलतियां होती हैं, इन गलतियों को सुधार कर उन्हें सही क्रम में लिखा जाए, उसी को क्या कहा जाता है, वाक्य शुद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे राम आम लड़की, जो लड़का थी, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो आप, राम एक आम लड़का थी, ऐसे नहीं लिख सकते, था लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां देखने को मिलती हैं वाक्य में, उनको सुधारा जाए, जिसमें क्या है, जो पूरी व्याकरण की गलतियां हो गई, जैसे वर्तनी हो गई, शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हो गई, उसी को वाक्य शुद्धि के नाम से जाना जाता है। अभिराम व अविराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभिराम शब्द और अविराम शब्दों का क्या अर्थ होता है। तो अभिराम शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं, नाम से समझिए, अभी प्लस राम, तो कैसे होंगे, सुंदर व मनोहर। तो जो सबसे ज़्यादा सुंदर व मनोहर शब्दों के लिए अभिराम शब्द का
यूज किया जाता है। और अविराम शब्द कौन से होते हैं? बिना रुके लगातार। जिन शब्दों का बिना रुके और लगातार उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अविराम शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो जो शब्द सुनने में जो दिखने में सुंदर और मनोरम होते हैं उसको अविराम, और जिनको बिना रुके आप लिख सकते हो उनको अविराम शब्दों के नाम से जाना जाता है। नाम से याद करो, विराम के आगे ए लग गया, ए किसके लगता है? जिसके नहीं के शब्द में, तो विराम का अर्थ होता है रुकना, और ए लग गया तो जिसको आप बिना रुके जिस शब्दों को समझ सकते हो। अगले वाला है अध जल गगरी छलकत जाए, लोगोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो अध जल गगरी छलकत जाए का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कम ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है। तो अध जल गगरी छलकत जाए, इसी का अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति होता है उसके पास ज्ञान कम है, जितना वो दिखावा कर रहा है उससे उसके पास क्या बहुत कम ज्ञान है, लेकिन वो दिखावा बहुत ज़्यादा कर रहा है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला वाला पॉइंट क्या? निविदा किसे कहते हैं? निविदा और टेंडर एक प्रकार की सार्वजनिक आमंत्रण होता है जो सरकार या किसी संस्था द्वारा किसी कार्य को करने, वस्तु को खरीदने बेचने के लिए क्या ठेकेदार व फर्म से प्रस्ताव मांगने के लिए जारी किया जाता है। तो जो निविदा व टेंडर होती है ना, वो क्या एक प्रकार का सार्वजनिक आमंत्रण हो गया। जैसे सरकार कोई भी प्रकार का ठेका छोड़ती है, जैसे आपका गाँव है, आपके गाँव की जो सड़क बन रही है उसके लिए सरकार ठेका छोड़ेगी, है ना, सरकार की भाई जो आपकी ग्राम पंचायत है उसमें 10 लाख रुपए की सड़क निर्माण करनी है, जो ठेकेदार उसमें सड़क का निर्माण करना चाहता है वो अपने अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने निविदा के नाम से जाना जाता है। सरकार जो एडवर्टाइजमेंट निकालती है ना, आप कोई भी अखबार उठाना, उसके जो मिडल पेज आते हैं ना, वहाँ पर ऐसी प्रकार के आपको निविदा लिखा हुआ मिलेगा, और वहाँ पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। अगले वाला पॉइंट है संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? तो संक्षेपण के 2 गुण क्या होते हैं? पहले संक्षिप्तता, मूल पाठ के 1/3 भाग में लिखा जाना चाहिए। तो संक्षेपण का ये होता है कि जो मूल पाठ होता है उसके 1/3 भाग में क्या लिखते हैं? अपन संक्षिप्तता लिखते हैं, मतलब अपन छोटे रूप से किसी भी चीज़ को लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अपन संक्षिप्तता के नाम से जाना जाता है। स्पष्टता की बात करें, संक्षेपण में मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छूटनी चाहिए। और स्पष्टता में क्या होता है? जब संक्षेपण में लिखोगे तो जो मूल अर्थ होता है कोई भी चीज़ का उसको लिखना होता है, इसमें कोई भी जानकारी छूटनी नहीं होती है। संक्षिप्तता में क्या लिखा जाता है? आप कोई भी पूरा अगर एक पन्ना है तो उसका आधा भाग, ऐसे समझ लो 3 पन्ने लिखने हैं आपको कोई भी निवेदन में, तो उसमें क्या करते हैं? एक पन्ना में आप संक्षिप्तता में लिखोगे और 2 पन्ने में आप स्पष्टता लिखोगे, यहाँ पर सारी की सारी जानकारी दोगे। पहले पन्ने में आप मोटा मोटा बता दोगे कि इस चीज़ में क्या होने वाला है। अगले वाला पॉइंट क्या? पलवन का उद्देश्य किसी सूक्ति, पलवन क्या होता है? तो पलवन का क्या उद्देश्य होता है? पलवन का उद्देश्य किसी सूक्ति, कहावत या विचार को विस्तार पूर्वक समझाना होता है। तो पलवन क्या होगा? कोई भी कहावत हो गई, कोई विचार हो गया, जैसे अलगत जो था आपके सामने, अध जल गगरी छलकत जाए वाली थी, उसका जो अपने पूरा का पूरा अर्थ समझा है उसको क्या कहा जाता है? अपन आपके सामने पलवल के नाम से जाना जाता है। और जिसको अपन किसके माध्यम से समझेंगे? जैसे मैंने समझा दिया कि आपके गांव का आपके कक्षा में एक बच्चा है जिसको ज्ञान पूरा है नहीं, लेकिन वो सारे दिन ज्ञान देता रहता है, तो वो क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। समझ में आ गया? तो उसको क्या कहेंगे? अपन पलवन के नाम से जानेंगे, क्योंकि कोई एक कहावत थी, मुहावरा था, उसका उपयोग किया और फिर मैंने उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया। अब बात करेंगे अपन जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपके सामने अब छोटे वाले प्रश्न हैं, इनको अपन कवर करेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में वर्ण व्यवस्था व शब्द भंडार पे प्रकाश डालिए। तो हिंदी में कितनी वर्ण व्यवस्था होती है और शब्द भंडार क्या होता है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। हिंदी की वर्णमाला में वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। तो हिंदी की वर्णमाला की बात करें किस प्रकार की है? ये एक पूरे वैज्ञानिक ढंग से बनी हुई है और पूरी की पूरी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। इसमें कुल 52 वर्ण व 11 स्वर हैं। तो कुल कितने देखने को मिलते हैं? 52 वर्ण देखने को मिलते हैं और 11 स्वर है वो कुल देखने को मिलते हैं। स्वर में क्या? ए आ ई उ ए ओ ई ओ औ औ ये सब देखने को मिलते हैं। और क्या है? 41 व्यंजन होते हैं। तो 11 स्वर हैं और बाकी के क्या हेड है ये आपके सामने कुल मिला के, मतलब आपके सामने 41 व्यंजन है। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण कहाँ से? कंठ से। कुछ कंठ से निकलते हैं ड, तो ड कहाँ से निकला? आपका कंठ से। कुछ तालव्य से। च आपके कहाँ से? तैलव्य से। कुछ मूर्धन्य से निकलता है और कुछ दंत से, जैसे तय देखना आपका ता कहाँ से? दंत से निकल, और कुछ ओष्ठ से, कुछ होठों के ध्वनि से निकलती है को देखना आपके सामने है तो उससे आ रहा है। वह को देखो, वह आपका ओष्ठों से निकल के आ रहा है।
और इनका जो प्रयत्न है वो कैसे स्पर्श से, अंत स्पर्श से और समास पर आधारित होता है। तो कैसे कैसे निकलते हैं, कुछ शब्द वो आपकी स्पर्श है, जैसे तय, तय बोला तो आपके दांतों का स्पर्श हो रहा है आपकी जीभ का, तो उससे निकल रहा है। कुछ अंत से, कुछ आपके तालू से टच होके आते हैं और कुछ आपके उष्मा से निकल जाते हैं। ड, ड कैसे निकल के आ रहा आपने, ड आपने बोला तो घर्षण से वो निकल के आ रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार होता है जहाँ पे स्पर्श, अंतस्थ व उष्मा से ही निकल कर आते हैं। शब्द भंडार की बात करें, हिंदी का शब्द भंडार बहुत ज़्यादा विशाल होता है। इसमें हिंदी शब्दों के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आपके सामने जो शब्द होते हैं, जो हिंदी है उसमें जो शब्द भंडार है उसका क्या होता है, मुख्य स्रोत है। जिसमें पहला कौन सा है, तत्सम शब्द। संस्कृत से सीधे आए शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, ये कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और तत्सम में भी कौन से शब्द हैं, जो सीधे के सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और ऐसा कैसा आप अपन उपयोग करते हैं। जैसे अग्नि है, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको अपन ऐसा कैसा प्रयोग करते हैं। वायु है, ये भी आपके सामने संस्कृत का प्रयोग शब्द है लेकिन इसको ऐसा कैसा हिंदी में उपयोग किया जाता है। अगले वाला पॉइंट है तद्भव। संस्कृत से परिवर्तित आए हुए शब्द, तो कुछ शब्द हैं जो समान नहीं है, बदलकर थोड़े आ गए हैं, है ना, जिनको परिवर्तित कर दिया आपने। अब अग्नि को अपन क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। वायु को अपन हवा करके बोला, तो ये कौन से शब्द हो गए, तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो जो संस्कृत से बदलाव करके वो हमारी भाषा में आए, और तद्भव वो जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हमारी भाषा में आ गए, वो वाले शब्द। अगले वाले की बात करें आपके सामने, अगले वाला पॉइंट है देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, स्थानीय भाषाओं और बोली से आए हुए शब्द। तो जो देशज शब्द कैसे, देसी शब्दों से समझ लो, समझ में आ गया। जो आपको देसी भाषाएं हैं, जो आपकी खुद की भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द और बोली आई है उसको अपन क्या कहते हैं, देशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गई, ये शब्द कैसे हैं, अपने खुद के भारत के लोगों के शब्द हैं और ऐसे के ऐसे आपने यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं। समझ में आ गया, देसी शब्द समझ लो आप, जिनको जैसे लोटा है, पगड़ी है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। विदेशी शब्दों की बात करूं, विदेशी भाषा से आए हुए शब्द, जो विदेशी भाषा से आपके ऐसे कैसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनको विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द आपके सामने मुख्यतः डॉक्टर, स्कूल, किताब। फ्रेंच भाषा एक शब्द, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो अंग्रेज भारत में आए और उन शब्दों को ऐसा कैसा छोड़कर चले गए, उनको क्या कहा जाता है, आपको विदेशी शब्दों के नाम से जाना जाता है। यूनिट नंबर 2 की बात करें, संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संधि 2 वर्णों के मेल के होने वाले विकार को कहते हैं। मतलब 2 शब्दों से आपकर मिलकर बनती है, 2 शब्दों के टूटने से जो निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, संधि को कहा जाता है। 2 वर्णों के मेल से आपको, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय बन गया, समझ, विद्यालय। और इसमें वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, इससे इनके वर्णों में परिवर्तन देखने को मिलता है और एक कंप्लीट शब्द का निर्माण होता है। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की देखने को मिलती है, मुख्यतः 3 प्रकार की देखने को मिलती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। समास की बात करें, 2 या से 2 से अधिक शब्दों के मेल को एक नया सार्थक शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास के नाम से जाना जाता है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के जो मेल है उससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, एक नया सार्थक शब्द। सार्थक जिसका मतलब सही तरीके से अर्थ निकले उसको सार्थक शब्द कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं अपन, समास के नाम से जानते हैं। जैसे राजा का पुत्र क्या कहलाता आपके सामने, राजपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें शब्दों के बीच में भी विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं और इसमें क्या होता है आपके सामने, जो शब्दों के बीच में जो अंतर था वो क्या हो जाता है, आपके सामने विलुप्त हो जाता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आपके सामने अगर समास की बात करें वो कुल 6 प्रकार का होता है। अव्ययभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, क्रमधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया और आपके सामने बहुब्रीहि समास हो गया। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के आपने समास के क्या होते हैं आपके सामने प्रकार होते हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियां क्या होती हैं, उसके बीच में आपको क्या करना है, अंतर को स्पष्ट करना है। मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का हिस्सा बनकर प्रयोग होते हैं। तो मुहावरे कौन होते हैं, मुहावरे आपके सामने एक वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का क्या, जिनको हिस्सा बनाकर उपयोग किया जाता है। समझ आ गया। जैसे अदजल गगरी छलकत जाए, समझ में आ गया आपके सामने। इस तरीके से मुहावरा हो गया, ज्योति चटकाना हो गया। इस प्रकार के आपके सामने जो शब्द होते हैं जो एक वाक्य का
वाक्यांश होते हैं जो वाक्य का हिस्सा बनकर प्रयोग होते हैं, ऐसा कैसा वाक्य के रूप में उनको प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः अर्थ न देकर को विशेष अर्थ देते हैं, और जब आप उनको पढ़ते हो तो उनसे अब अध जल गगरी छलकत जाए, समझ में आ गया। जिसका अर्थ तो अलग हो गया कि भाई मटका है वो छलक रहा है, पानी बाहर आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और होता है। समझो, है एक सामान्य वाक्य, लेकिन इसका अर्थ समझोगे तो इसका अर्थ आपको और दूसरा निकल कर आता है। जैसे कि नाक काटना हो गया, इस प्रकार के शब्दों को उपयोग में लिया जाता है। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करती है। लोकोक्ति होती है वो क्या होते हैं, एक पूरा का पूरा वाक्य होता है, उसका निर्माण करने का कार्य करती है। जैसे जो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र कथन है, जिससे क्या होता है, एक पूरे के पूरे एक स्वतंत्र कथन का इससे निर्माण होता है, और किसी भी सत्य या अनुभव को प्रकट करती है। साथ के साथ ये क्या बताती है, कोई भी सत्य हो गया, कोई भी अनुभव है, उसको प्रकट करने का कार्य करती है। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब ये आपके सामने एक सामान्य सा शब्द है, उसका वही अर्थ निकल रहा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। तो फर्क दोनों में क्या है, लोकोक्ति होती है, इसमें क्या होता है, आपके सामने जैसा जो वाक्यांश है उसी का वही अर्थ निकल रहा है, और जो आपने मुहावरा है उसमें जो वाक्यांश है उसका अर्थ आपके सामने अलग प्रकार से निकल के आता है, उसको वाक्यांश को जब आप पढ़ते हो तब उससे। महत्व की बात करें, दोनों ही भाषा के सबसे प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। तो आपको पता है, जो लोकोक्ति हो गई और मुहावरा हो गया, दोनों का आप कहाँ पर प्रयोग करते हो, अपनी भाषा शैली के अंदर प्रयोग करते हो, और दोनों का क्या अपना अपना एक अलग प्रकार का अर्थ निकल कर आता है। दोनों ही इसके अर्थ को क्या बनाते हैं, शानदार बनाने का कार्य करते हैं। कोई भी शब्दांश हो गया उसको बहुत अच्छा, रोचक और शानदार तरीके से पेश करने का कार्य होता है। इसका भाषा में प्रयोग से क्या होता है, इसका जो प्रयोग भाषा में किया जाता है, इससे संक्षिप्तता, संजीवता और गहराई आती है। तो इन शब्दों का अगर आप अपनी भाषा में प्रयोग करते हो, इससे भाषा में गहराई आती है, संजीवता आती है, और साथ के साथ आपके सामने वास्तविकता आती है। समझ में आ गया आपके सामने दोनों का महत्व को। अगले वाला पॉइंट है, शिकायती पत्र लिखते समय एक प्रारूप का मुख्य बिंदु बनाए। तो आप जैसे शिकायती पत्र लिख रहे हो, इसके प्रारूप के बारे में आपको बताना है, इसका मुख्य बिंदु क्या होता है। प्रेषक का पता और दिनांक, तो आप जब एक पूरा शिकायती पत्र लिख रहे हो, इसमें क्या होगा, आपको प्रेषक का पता है और प्रमुख बिंदु है। सबसे फिर क्या आपको सेवा लिखी जाती है। शिकायती पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या लिखा गया, यहाँ पर प्रेषक जो लिखने वाला है उसके पता के बारे में लिखा। जैसे कि आपने लिखा 10 से 15 आपके वार्ड नंबर हो गए, फिर आपके गाँव का नाम हो गया, ये सब चीज़ें आपने लिखी। फिर उसके नीचे आपने दिनांक लिखी, जिस डेट को लिख रहे हो 10 या 15 तारीख को। फिर क्या लिखोगे आप, सेवा में क्या लिखोगे, सेवा में लिखोगे। फिर आप जिस अधिकारी को लिखना चाह रहे हो, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो जलदाय विभाग को, तो जलदाय विभाग लिख दिया, और उसके जो जयंत साहब उनका नाम, और नीचे उसको कहाँ पर है उसका नाम। फिर आपके सामने मुख्य भाग लिखा जाता है, जहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे, विषय लिखोगे। क्या लिखा जाएगा, विषय किससे संबंधित, जल संकट से संबंधित लिख दिया, जल संकट की समस्या, अपने गाँव में जल संकट की समस्या पर आपने लिखा है, विषय हो गया। फिर आपने संबोधन दिया, क्या, महोदय का नाम लिखा। समझ में आ गया आपके सामने। फिर आपने क्या, आपकी जो मुख्य शिकायत है वो आपने पूरा भाग लिखा कि हमारे गांव में जो पिछले कुछ दिनों से जो पानी की समस्या चल रही है, जल का संकट चल रहा है, उसके तरफ कोई भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। फिर क्या आपके सामने, आपने नीचे धन्यवाद और भवदीय लिखकर अपना नाम खत्म कर दिया। अगर आप कोई भी शिकायती पत्र लिख रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाषा हमेशा विनम्र होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी भाषा का प्रयोग करते हो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, आपके सामने विनम्र होनी चाहिए, और उसमें दृढ़ भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। शिकायती पत्र स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का शिकायती पत्र उपयोग कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। समस्या के साथ साथ समाधान का भी सुझाव होना चाहिए, और उसमें समस्या के साथ साथ उसमें क्या, आपको समाधान के बारे में भी बात करनी है। समझ, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ शिकायत ही किए जा रहे हो, उसमें समाधान की बात नहीं कर रहे हो, आपको दोनों चीज़ें करनी है। शिकायत कर रहे हो तो साथ के साथ समाधान भी बताओ सामने वाले को। अगले वाला पॉइंट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पलवन कीजिए। तो ये जो आपके सामने जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पलवन क्या होगा, इस सूक्ति का अर्थ है कि दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। तो इसमें क्या कहा कि इस जीवन में अगर आप कोई व्यक्ति का भला कर देते हो, कोई इंसान को सुखी कर देते हो जीवन में, उससे बढ़कर आपके सामने इस दुनिया में कोई भी दीन धर्म, कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो सकता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के कल्याण का काम करना है, और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर वो दूसरों की भलाई का काम कर देता है, दूसरों के लिए अच्छाई का काम कर देता है, तो उससे बढ़कर उसके लिए कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो सकता है।
यह विचार हर धर्म और संस्कृति में पाया जाता है, और अगर आप इस विचार को समझो तो इस प्रकार की विचारधारा हर धर्म में आपके सामने पाई जाती है। परोपकार केवल दान पुण्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार का परोपकार कर रहे हो वो कोई केवल कहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, दान पुण्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें किसी को सही राह दिखाना, किसी की मदद करना, किसी के दुख व सहानुभूति को स्पष्ट प्रकट करना भी शामिल है। तो परोपकार का सिर्फ यही प्रयोग नहीं है कि वो दान पुण्य तक, लोगों को आपने दान दे दिया, भाई किसी को कोई भिखारी आ रहा आपके सामने, उसको आपने 20 रुपये दे दिया, तो यही आपके सामने कोई भी व्यक्ति का परोपकार नहीं है। बल्कि वो भिखारी आया, आपने उसको क्या किया, उसको अपने पास बैठाया, उसको पूछा कि क्या समस्या है, उस व्यक्ति को कोई आश्रम में छोड़ दिया, या फिर आपने क्या कर दिया, अगर उस व्यक्ति को क्या है कोई जॉब वगैरह की जरूरत थी, आपने उसको वो दे दी। बशर्ते वो करते नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप उसकी, अगर वो इच्छा है उसकी, अगर वो करना चाहता है, अगर उसको नहीं मिल रहा, उसकी मजबूरी में ये सब कार्य कर रहा है, तो आप उसको ऐसा काम दिला दिया, तो ये एक वास्तविकता में क्या है, एक आपका सही तरीके से भलाई का काम है, परोपकार का काम है। बल्कि किसी को सही राय दिखाना, किसी के साथ किसी की मदद करना, या किसी के दुख में सहानुभूति प्रकट करना भी शामिल है। तो कोई भी इंसान है, उसको उसके बुरे वक्त में उसके जो उसके प्रति आपने सहानुभूति प्रकट कर दी, उसको कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तो ये शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है कोई भी व्यक्ति को। यह समाज के एक साथ बांधने वाला मजबूत संबंध होता है, और इस प्रकार के अगर आप रिश्ते बनाते हो तो इस प्रकार से समाज में एक बहुत ही गहरा बदलाव देखने को मिलता है। तो ये थे आपके सामने छोटे वाले प्रश्न। अब अपन देखेंगे जितने भी बड़े वाले प्रश्न होते हैं इनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसमें क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, क्रिया विशेषण व अव्यय संबंधित बिंदुओं को शामिल करें। पहला पॉइंट है क्रिया। हिंदी में क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलती रहती है। तो हिंदी की बात करें, वो क्रिया लिंग, वचन और कारक के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे लड़का जाता है और लड़की जाती है, तो आपके सामने जो हिंदी है उसमें क्रिया, वचन, लिंग के आधार पर जो चीज़ें वो धीरे धीरे बदलती रहती हैं। जैसे लड़के के लिए अपन जाता है प्रयोग करते हैं क्रिया में, और लड़की है वो कैसे बदलते हैं, जाती है। तो लिंग और वचन के आधार पर बदल गए ना, समझ में आ गया। खाता है, खाती है, ये हिसाब से कोई कौन सा लिंग है, भाई पुरुष है तो जाता आएगा, ता आएगा, और अगर लड़की है तो ती आएगा। तो कैसे बदल गया, लिंग के वजह से, वचन के वजह से बदल गया। क्रिया वाक्य के अंत में आती है, और कोई भी क्रिया करते हो, जैसे वह खेल रहा है, तो रहा है समझ, खेल रहा है, खेलना आगे आपके सामने कैसे आ रहा है, आपके कोई भी शब्द उसके आखिर में आता है, जिससे वाक्य की संरचना सुनिश्चित होती है। और इस चीज़ से क्या है, कोई भी वाक्य होता है उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभक्ति। हिंदी एक विभक्ति प्रधान भाषा है। तो हिंदी की बात करें, यह आपके सामने एक विभक्ति मतलब डिविडेंट का इसमें क्या प्रधान भाषा होती है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ कारक चिन्ह जैसे ने, का, को, से, का, के, की का प्रयोग होता है। तो इसमें संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, ने हो गया, को हो गया, से हो गया, का हो गया, के हो गया, की हो गया, इन सब का आपका प्रयोग होता है, जो शब्दों के बीच में संबंध स्पष्ट करते हैं। और इनका क्या कार्य होता है, ये कोई भी शब्द होते हैं इनके बीच में उनका जो संबंध होता है उसको स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। अगले वाले पॉइंट की बात करें, सर्वनाम की। हिंदी में सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने जो सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, हिंदी में जो आपके सामने जो बार बार प्रयोग हो रहा है जो संज्ञा का, उसमें जैसे कि राम आम खाता है, राम खेलने जाता है, राम घर आया है, तो ये बार बार राम का प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या किया जाता है, अपन संज्ञा की राम संज्ञा, इसकी जगह अपन सर्वनाम वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए अपन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये भी लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते रहते हैं। और ये भी कैसे बदलते रहते हैं, कोई भी लिंग हो गया, कोई वचन हो गया, कोई कारक हो गया, उनके अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे वह हो गया, वह, वे हो गया, है ना, इस प्रकार के उपयोग में लिया जाता है। विशेषण की बात करें, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण का क्या कार्य होता है, वे संज्ञा और सर्वनाम होती है उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे हिंदी में विशेषण प्राय विशेषण से पहले आते हैं, और हिंदी भाषा में आपके सामने जो विशेषण होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आपके सामने संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं। जैसे सुंदर लड़का हो गया, लड़की हो गया, उस तरीके से ये प्रयुक्त होते हैं। अव्यय की बात करें, अव्यय वे शब्द हैं
जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, ये हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। तो अवयव की बात करें ये कैसे होते हैं, जहाँ पे लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया आदि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बल्कि हमेशा कैसे हैं, जैसे के जैसे थे वैसे के वैसे उनको उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे कि और, लेकिन, और, धीरे धीरे। समझ में आ गया। मतलब ये जो कनेक्टर होते हैं जोड़ने का कार्य करते हैं, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई भी शब्द की जो आपके सामने प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इनका उपयोग जैसे थे वैसे के वैसे, जो के त्यों उपयोग करने में उपयोग किया जाता है। अगले वाला, पत्र लेखन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, शासकीय व अशासकीय पत्र का वर्णन करो और इनके महत्व के बारे में बताओ। पहला पत्र है शासकीय पत्र। यह पत्र सरकारी कामकाज में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। नाम से पता चलो, शासकीय पत्र कोई भी शासन काल में लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे पत्र होते हैं, ऐसे सरकारी कामकाज होते के पत्र होते हैं जो एक कार्यालय क्या लिखता है, दूसरे कार्यालय को लिखता है। समझ में आ गया। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिख देता है, इसी को क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा औपचारिक और स्पष्ट और सटीक होती है। तो इनकी किस प्रकार की भाषा प्रयोग की जाती है, एकदम स्पष्ट भाषा और सटीक भाषा के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। जैसे कोई एडिटर है, आप कोई भी नोटिस निकलता है, आपकी कॉलेज है, कॉलेज का जो भी नोटिस निकलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा एकदम स्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में लिखा होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, शासकीय पत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, कोई सरकारी आदेश देने के लिए, कोई निर्देश देने के लिए और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और ये जो शासकीय पत्र होते हैं इनका प्रयोग किस में लिया जाता है, कोई भी सरकारी आदेश जारी करने के लिए, कुछ निर्देश और कुछ सूचनाओं का आपके सामने आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला पॉइंट है अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र कौन से होते हैं, ये पत्र सरकारी होते हुए भी इनमें व्यक्तिगत या अनौपचारिक लहजा होता है। तो अर्धशासकीय पत्र कौन से होते हैं, ये सरकारी पत्र तो होते हैं लेकिन इनमें व्यक्तिगत व अनौपचारिक लहजा होता है। कैसा लहजा होता है, अनौपचारिक रूप से प्रयोग किया जाता है और साथ के साथ ये औपचारिक भी होते हैं। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को विशेष मामले में पर व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखा जाता है। साथ के साथ कब लिखा जाता है, जब एक अधिकारी है ना दूसरे अधिकारी को कोई चीज़ ध्यान दिलाने पर, जैसे उसने लिखा कि आपकी ग्राम पंचायत की सड़क फूटी हुई है ना, पानी नहीं आ रहा है, तो जल्दी वाक्य अधिकारी के को शिकायत पहुंची या कलेक्टर को शिकायत पहुंची, उसने क्या है जेएन के पास मैसेज क्या कि आप उस गांव के पानी की समस्या को सुधारिए। तो इसको क्या कहा जाएगा, अर्ध शासकीय पत्र के नाम से जाना जाएगा। इनका प्रयोग आपसी संबंध और किसी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को उसका अधिकार याद दिलाता है, साथ के साथ कोई भी कार्य है उसको जल्दी करने की सलाह भी देता है। महत्व की बात करें, ये पत्र सरकारी और व्यवसायिक कार्य प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो ये पत्र कैसे होते हैं, ये पत्र सरकारी और व्यवसायिक जो कार्य प्रणाली होती है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होते हैं। ये सूचनाओं को लिखित रूप से व सुरक्षित रखने व जवाबदेही तय करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनको सूचनाओं को लिखित रूप से लिखने के लिए और जो आपके सामने जो जवाबदेही तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ प्रशासनिक कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने में भी मदद करते हैं। समझ में आ गया आपको सारे के सारे। अगले वाला क्या है, अगले वाला प्रश्न है आपको सामने निबंध लिखना आपको एक टॉपिक दे रखा है मैंने, राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है, इसके बारे में। आपके सामने पहला क्या है, इस निबंध में युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया जा रहा है। मतलब ये जो है इसमें अपन कैसे देखेंगे कि राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि क्या है, शक्ति क्या है, युवा पीढ़ी है। आजकल के युवा कैसे हैं, शिक्षित हैं, विज्ञान, तकनीक, खेल और राजनीति क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आजकल के युवाओं को देखोगे तो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं, कोई तकनीक में बढ़िया है, कोई खेल में बढ़िया, कोई राजनीति में अच्छा है। उनमें नवाचार व ऊर्जा व बदलाव लाने की क्षमता, और इनमें किस प्रकार की क्षमता है कि वो समाज में क्या ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, नवाचार ला सकते हैं और अपनी ऊर्जा से समाज में बदलाव देख सकते हैं। साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय जैसी चुनौतियों का सामना करने में इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। और समाज में जो साइबर सुरक्षा हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया और सामाजिक न्याय है, उन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ये हमेशा आपके सामने क्या है, हमेशा तैयार रहते हैं। यह भी लिखा जा सकता है कि युवाओं को सही मार्गदर्शन, शिक्षा व अवसर प्रदान करना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। तो युवाओं को अगर जो सही दिशा मिले, जैसे रोजगार दिलाना किसका काम है, सरकार का काम है। समझ में आ गया, सही मार्गदर्शन दिखाया जाए, सही से उनकी शिक्षा का ध्यान दिया जाए, सही से उनको आगे बढ़ने में मदद किया जाए। और ये कैसे होगा, सरकार जब इसके लिए प्रयासरत रहेगी, सरकार लगातार इसके लिए प्रयास करती रहेगी।
निष्कर्ष की बात करें, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जाता है। तो युवाओं की जो शक्ति है, युवा शक्ति है, उसको अगर आप सही से प्रयोग करोगे, उसको सही दिशा में उपयोग करोगे तो क्या देश बहुत आगे तक जा सकता है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट जो अर्थशास्त्र पत्र था, जो आपका पेपर होने वाला है, हिंदी भाषा व्याकरण व संप्रेषण, मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करवा दिया है। अच्छे से पढ़ना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।